नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्वादर पोर्ट सिटी के बारे में। देखो, अभी आपको पता है कि कुछ दिनों पहले की ही ये बात है जहां पर कच्चतीवू आइलैंड को लेकर के एक पूरी कंट्रोवर्सी छेड़ दी गई थी। कच्चतीवू आइलैंड के ऊपर ऑलरेडी मैं एक इंडिपेंडेंट वीडियो बना चुका हूं, आपको देखनी होगी तो आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार उस वीडियो को और उस पूरी कंट्रोवर्सी को समझने के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस जो कच्चतीवू आइलैंड की कंट्रोवर्सी हुई थी, इसके ऊपर आप कह लो कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो जितने बड़े नेता हैं सबने अपनी अपनी टिप्पणियां दे दी थी। कुछ का ये कहना था कि जो कच्चतीवू आइलैंड है वहां पर इंडिया को अपने फिशिंग राइट्स ही गिव अप नहीं करने चाहिए थे। कुछ का ये कहना था कि कच्चतीवू आइलैंड जो है वहाँ इंडिया को कभी वो चीज़ गिफ्ट ही नहीं करनी चाहिए थी श्रीलंका को, वो इतना स्ट्रैटेजिक और इंपॉर्टेंट आइलैंड है, वो इतना स्ट्रैटेजिक पॉइंट है आज की डेट में। ये सारी चीज़ें कही जा रही थी। उसी के बीच में एक नया कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट आ गया ग्वादर पोर्ट सिटी के बारे में। अब देखो, ग्वादर जो है उसकी आप अगर लोकेशन देखोगे मैप के ऊपर तो वो पाकिस्तान में लाई करता है, और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, ये बलूचिस्तान प्रोविंस है और यहाँ पर ग्वादर पोर्ट लाई करता है। अब ग्वादर जो सिटी है बेसिकली ये आज की डेट में स्ट्रैटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो पाकिस्तान के लिए, दूसरा चाइना के लिए, दोनों कंट्रीज़ के लिए ये एकदम हॉटस्पॉट है, आप समझ लो जियोपॉलिटिक्स का। क्यों है आप समझना कि सिंपल सी बात है, चाइना यहाँ पर CPEC कॉरिडोर बना रहा है पाकिस्तान के अंदर में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका ये ग्वादर पोर्ट सिटी है। अब चाइना के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ग्वादर पोर्ट सिटी? अब समझो आप, ये ग्वादर पोर्ट सिटी लाई करता है एकदम बिल्कुल गल्फ ऑफ ओमान के पास। ये गल्फ ऑफ ओमान है, उसके बाद यहाँ से आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करते हो और ये पर्शियन गल्फ है। और एशिया के अंदर में जितना ऑयल आता है ऑलमोस्ट यहाँ इस पर्शियन गल्फ वाले रीजन से आता है। अब ये जो पर्शियन गल्फ है और गल्फ ऑफ ओमान है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जियोपॉलिटिक्स के अंदर में। अब यहाँ तक अगर पहुँचना है चाइना को, तो अभी चाइना के पास रास्ता कौन सा है? जब तक ये ग्वादर पोर्ट सिटी नहीं लिया था, सपोज आप ये ग्वादर पोर्ट सिटी सपोज आप करो कि चाइना के पास नहीं होता, तो चाइना यहाँ तक कैसे आ रहा है? चाइना के पास ऑप्शन यही है कि वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को क्रॉस करेगा, इंडियन ओशन में आएगा और इंडियन ओशन से इंडिया के थ्रू फिर जाएगा यहाँ पर, और फिर गल्फ ऑफ ओमान और फिर पर्शियन गल्फ के अंदर में जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर हर जगह पर उसके रास्ते में इंडिया आएगा, और इंडियन ओशन के अंदर में इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तो बहुत ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, उसके बाद एक्टिवनेस भी काफ़ी है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के आसपास तो USA की भी एक्टिवनेस काफ़ी है। अब 80% जो ट्रेड है चाइना का वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही करता है, और इसीलिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का उसके लिए एक बहुत स्पेशल चोक पॉइंट है, जिसको चोक करके चाइना की इकोनॉमी को स्लो डाउन किया जा सकता है। क्रैकडाउन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन स्लो आप कर सकते हो। आज की डेट में अब रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद रशिया से हम ऑयल और गैस लेने लग गए, लेकिन अगर लार्जली देखोगे तो मिडिल ईस्ट का जो ऑयल है वो सस्ता होता था। इस वजह से यहाँ पे चाइना और इंडिया दोनों ही मिडिल ईस्ट से लिया करते थे पहले के मामले में। अब जाकर के रशिया की हेल्प करने के लिए, क्योंकि और उसके ऑयल पर कैप लग गया है $60 पर बैरल का, इसलिए वहाँ से हम लोग लेने लगे हैं। तो अब चाइना को हर जगह पर इंडिया को के थ्रू गुजरना पड़ता था, इसीलिए अब चाइना के रिलेशंस अच्छे हैं नहीं इंडिया से, USA से अच्छे हैं नहीं, तो वो कैसे अपने इस पूरे ट्रेड रूट पर बिलीव कर सकता था? तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने पाकिस्तान के थ्रू एक पूरा अपना कॉरिडोर बनाना शुरू किया, CPEC जिसको कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और सीधा सीधा चाइना इंडिया को बाईपास करके आकर के यहाँ पर बैठ गया, और यहाँ से वो सीधा अपने एक्सेस ले सकता है और अपने सारे ट्रेड को कर सकता है। जितना भी ऑयल ट्रेड, गैस ट्रेड जो भी होना है वो यहाँ से हो सकता है, और यहाँ से फिर चाइना वापस से डायरेक्ट आप पहुँच सकते हो। आपको इंडिया के थ्रू जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। अब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये हमारे पाकिस्तान जो इलीगली ऑक्यूपाई किया है कश्मीर का जो पार्ट, वहाँ से ये CPEC कॉरिडोर गुजर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चाइना के लिए। दूसरी प्रॉब्लम ये कि ग्वादर पोर्ट सिटी जो है वो बिल्कुल भी शांत नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर में आपको पता है कि प्रोटेस्ट, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, और जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो यहाँ पर हमेशा चाइना के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को अटैक करते रहते हैं, चाइनीज़ ऑफिशियल्स को अटैक करते रहते हैं, उनको यहाँ से भगाते रहते हैं। तो इसीलिए ग्वादर पोर्ट सिटी हमेशा चर्चों में रहती है। और अभी कुछ दिनों पहले की बात है जहाँ पर ग्वादर पोर्ट सिटी के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया था बलोच लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स ने, जहाँ पर चाइनीज़ ऑफिशियल्स को टारगेट किया गया था। अब ये सारी चीज़ें ग्वादर पोर्ट सिटी को लेकर के चलती रहती हैं, और ये इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। अब अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखोगे, जो पूरा क्लेम था कि नेहरू जी को ग्वादर पोर्ट सिटी ऑफर की गई थी, क्लेम ये था कि बेसिकली ग्वादर पोर्ट सिटी जो है वो नेहरू जी को ऑफर की गई थी ओमान के सुल्तान के द्वारा, और नेहरू जी ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था और ग्वादर पोर्ट सिटी को नहीं लिया। और ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल, कह लो आप जियोपॉलिटिकल ब्लंडर था जो पंडित नेहरू जी ने किया था।
ऐसा क्लेम किया जाता है। अब इस क्लेम को समझने के लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा इस पूरे ग्वादर पोर्ट सिटी का। अब हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे ग्वादर पोर्ट सिटी के बारे में, तो आपको जो मैंने दिखाया कि ये बलूचिस्तान के अंदर में प्रेजेंट थी। अब ये जो पूरा बलूचिस्तान का प्रोविंस है, ये आज हम एक बलूचिस्तान का प्रोविंस देख रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर 4 अलग अलग प्रोविंसेस हुआ करते थे और उन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस था कलाट का। अब ये जो कलाट का प्रोविंस था, बेसिकली ये खान ऑफ कलाट जो थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे और उन्हीं के अंदर में ग्वादर पोर्ट सिटी आती थी। लेकिन जो खान थे कलाट के, वो और उस समय जो प्रिंस हुआ करते थे जिनका नाम था सुल्तान बिन अहमद, ये जो प्रिंस थे ये थे ओमान के प्रिंस, और उस समय तक ये राजा भी बने नहीं थे। तो ओमान के प्रिंस और कलाट के खान दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई। ओमान के प्रिंस ने ग्वादर की पोर्ट सिटी को मांग लिया कि आप ये मुझे दे दीजिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की। और कलाट के जो प्रिंस थे उनको उस समय तक ग्वादर पोर्ट या ग्वादर सिटी की, उस समय पोर्ट तो था नहीं, ग्वादर सिटी की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी उनको कि ये क्या इंपॉर्टेंस रख सकता है। तो उन्होंने अपने अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने के लिए प्रिंस के साथ ओमान के, इन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग कर ली कि ठीक है आप ये अभी के लिए रख लो और इसको आप यूज़ कर लो अपने पर्पज़ के लिए। किस पर्पज़ के लिए मांग रहे थे प्रिंस जो थे ओमान के, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ओमान के प्रिंस को दे दिया ग्वादर की सिटी कि आप रख लीजिए, लेकिन एक बार जब आप थ्रोन पर बैठ जाएंगे और आप राजा बन जाएंगे तो फिर आप ये ग्वादर की सिटी रिटर्न कर दीजिएगा हमको वापस से। तो ये अंडरस्टैंडिंग उन दोनों के बीच में हो गई और इस तरीके से 1783 तक ओमान का जो पूरा पोजेशन है वो उस पर आ गया, पूरे ग्वादर की सिटी के ऊपर में। अब इसके अगर प्रूफ्स आप सर्च करोगे कि क्या ओमान का कभी पोजेशन था भी ग्वादर की सिटी पर, तो बिल्कुल आपको ऐसी कुछ इमारतें, ऐसी कुछ बिल्डिंग्स मिल जाएंगी जो कि ओमानी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर ओमानी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जहाँ पर आपको लेटर्स वगैरह मिल जाएंगे। तो इस चीज़ से कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये सिटी जो है ग्वादर की, ये ओमानी पोजेशन में थी और ओमान के जो सुल्तान थे वो इसको होल्ड किया करते थे। अब वक्त आगे चलता है, 1783 में इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग हुई और उसके बाद ग्वादर की सिटी ले लिया ओमान के सुल्तान ने। अब उसके बाद क्या हुआ कि इस पूरी जो ग्वादर की सिटी है इसको ये यूज़ करते थे बेसिकली अरेबिया में अपने रेड्स के लिए। आपको मैंने दिखाया कि पर्शियन गल्फ में इजी एक्सेस था, अरेबिया के अंदर में इजी एक्सेस था, तो उसकी वजह से ये उसको रेड करने के लिए अरेबिया को यूज़ किया करते थे। और उसी सिटी को 1783 में लिया और उस सिटी पर एक पोर्ट बनाया और उस पोर्ट से काफ़ी ज़्यादा अपना एक्सपेंशन किया और उस एक्सपेंशन के थ्रू फाइनली 1792 के अंदर में वो पूरे मस्कट मतलब ओमान की कैपिटल है ये मस्कट, तो पूरे मस्कट के किंग बन गए वो और पूरे थ्रोन को कब्जा कर लिया। लेकिन थ्रोन पर कब्जा करने के बाद उनको पूरी जो ग्वादर की सिटी थी उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई और पोर्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि पोर्ट कितना ज़रूरी है। और ये सब की इंपॉर्टेंस को समझने के बाद उन्होंने क्या किया, क्योंकि बहुत क्लोज था, जो पूरा ग्वादर का पोर्ट था वो गल्फ ऑफ ओमान से काफ़ी क्लोज था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खान को ये रिटर्न ही नहीं किया, जो कलाट के खान थे उनको रिटर्न ही नहीं किया ये चीज़। अब इसके बाद ये चीज़ें चलती रहीं, वक्त और ज़्यादा आगे बढ़ा। कलाट के खान उतने स्ट्रांग थे भी नहीं कि वो अकेले जो ओमान के किंग जब वो बन गए थे तो उनसे लड़ाई कर पाते या उनसे कोई मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन कर पाते। तो उन्होंने एक अलग ऑफ़र दिया, उन्होंने साल 1895 के अंदर में ऑफ़र दिया कलाट के खान ने फिर से ओमान के प्रिंस को, मतलब जो ओमान के उस समय सुल्तान बन चुके थे उनको, कि आप ये हमें दे नहीं रहे हो वापस तो कोई बात नहीं, आप हमें ये बेच ही दो एटलीस्ट, मैं उसका प्राइस पे करने को तैयार हूँ। उन्होंने भी ऑफ़र दिया और आपको पता है कि इंडिया में उस समय ब्रिटिश इंडिया थी, तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो उन्होंने 1904 में ये ऑफ़र दिया था ओमान के प्रिंस को। अब ये ब्रिटिशर्स पिक्चर में कहाँ से आ गया, आप इस चीज़ को समझना कि उन्होंने क्यों ऑफ़र दिया था ओमान के सुल्तान को कि ये आप हमें दे दो वापस से ग्वादर की सिटी। ब्रिटिशर्स ग्वादर की सिटी इसलिए ख़रीदना चाहते थे बिकॉज उनको आइडिया था कि यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स हो सकते हैं। जब पूरे पर्शियन गल्फ में ऑयल मिल सकता है तो ग्वादर तो उससे ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ भी ऑयल रिजर्व्स मिल सकते हैं। और आपको पता है जो पहली ऑयल की डिस्कवरी थी वो पेंसिल्वेनिया में 1893 के अंदर में हो चुकी थी। 1893 में पेंसिल्वेनिया में ऑयल मिल चुका था, उसके पूरे एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस सेटअप हो चुका था, वैसी ऑयल कंपनीज बन चुकी थी। और जो ब्रिटिश की ऑयल कंपनी थी वो अंडर मेकिंग थी। ब्रिटिश की सबसे पहली ऑयल कंपनी जो बनी थी वो 1909 में बनी, ब्रिटिश पेट्रोलियम जिसको कहते हैं, BP जिसका नाम था। तो ब्रिटिश पेट्रोलियम के ही जो बड़े लीडर्स थे उन्होंने 1904 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि अगर ग्वादर की सिटी हमें मिल जाती है तो वहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं ऑयल रिजर्व्स को खोजने का। और इसी ऑयल रिजर्व्स की वजह से ब्रिटिशर्स और कलाट के खान दोनों को ये आइडिया था कि यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स हो सकते हैं। इसी ऑयल रिजर्व्स की वजह से ये लोग बार बार ऑफर दे रहे थे जो ओमान के सुल्तान थे उनको कि आप ये सिटी हमें वापस नहीं दे रहे हो तो आप कोई बात नहीं, आप बेच ही दो। और ब्रिटिशर्स तो और भी आगे जा करके, ब्रिटिशर्स का ऑफर आपको पता ही है किस तरीके से इंडिया में घुसे थे।
उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितना रिबेलियन होता है इस पूरे सिटी के अंदर में, इस रिबेलियन को हम संभाल लेंगे, हम अपनी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करेंगे। और उन्होंने अपना एक बेसिकली पॉलिटिकल एजेंट बैठा दिया था वहाँ पर, और उसी के थ्रू ये सारी बातें वो सुल्तान से करते थे। और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये ग्वादर की जो सिटी है ये ओमान के सुल्तान हमें दे दें। लेकिन ओमान के सुल्तान ने इस सिटी को कभी भी छोड़ा नहीं, इस पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं छोड़ा, यहाँ पर हमेशा अपनी मिलिट्री को मौजूद रखा और इसको हमेशा सिक्योर किया। लेकिन कभी भी ना ब्रिटिशर्स को दिया ना कलाट के खान को दिया। अब वक्त बदला, वक्त बदलने के बाद क्या होता है, इस सब चीज़ों के बाद फाइनली 1947 में आप सबको पता है कि क्या होता है, पाकिस्तान का जन्म हो जाता है। और 1947 में जब पाकिस्तान का जन्म होता है तो उस समय प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना को भी जो ग्वादर की सिटी थी उसके बारे में पूरा आइडिया था कि ये कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है। बल्कि पूरा बालूचिस्तान का प्रोविंस ही देख लो तो बालूचिस्तान का पूरा प्रोविंस ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिजर्व थे, मिनरल्स थे। ये बात मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत अच्छे से बखूबी पता थी, और इसीलिए उन्होंने बलूचिस्तान के प्रोविंस में जितने अलग अलग 4 राजा थे, चारों से बात करनी शुरू करी कि आप सब मिला करके एक देश बनाते हैं। जैसे इंडिया के अंदर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन चल रहा था, जहाँ पर सारे राजाओं से बात चल रही थी कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आप इस पर साइन करिए, एक देश बनाते हैं, और प्रिवी पर्स का जो अमाउंट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। ऐसे करके एक अरेंजमेंट बनाया जा रहा था। ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान में भी ये चीज़ें चल रही थी। पाकिस्तान के अंदर भी एक पूरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन चल रहा था। तो उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के दौरान 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, कलाट के खान से बात करने की कोशिश करी कि आप जो है अपनी प्रोविंस को दे दीजिए। कलाट के खान ने मना कर दिया स्ट्रेट ऑफ फॉरवर्ड। बल्कि उन्होंने 1947 के अंदर में ही एक अग्रीमेंट साइन करवाया, और इस अग्रीमेंट से ये था कि हम ऑटोनॉमस स्टेट रहेंगे, हम पाकिस्तान के अंदर में नहीं आएंगे। पहली चीज़ तो हमारे पास अपनी ऑटोनॉमी रहेगी, आप सिर्फ हमारा फॉरेन अफेयर्स संभाल लेना, बाकी सारी चीज़ें हम करेंगे, ट्रेड वगैरह सब कुछ हम अपना खुद करेंगे, हमारी अपनी करेंसी होगी, सब कुछ कलाट के खान ने डिमांड किया था 1947 के अग्रीमेंट में। और इस सारे अग्रीमेंट पे 1947 के, यही तो बालूचिस्तान का पूरा इशू भी है। और इस अग्रीमेंट पे मोहम्मद अली जिन्ना और जो कलाट के खान थे दोनों के सिग्नेचर्स थे। लेकिन उसके बाद भी 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने कलाट के खान के प्रोविंस के ऊपर अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद उस पूरे प्रोविंस को कब्जा कर लिया और चारों प्रोविंस को मिला करके एक बलूचिस्तान स्टेट बना दिया। अब प्रोविंस पर तो उन्होंने अटैक कर दिया था कलाट के खान के, लेकिन उन्होंने कभी जो कोस्टल साइड था जहां पर ग्वादर सिटी मौजूद थी, जिसको मकरान कोस्ट कहते हैं, वो मकरान कोस्ट और ग्वादर सिटी पर कभी अटैक नहीं किया। क्यों? क्योंकि मकरान कोस्ट मतलब ग्वादर सिटी जो थी वो ओमान की टेरिटरी थी, और अगर उस पर अटैक करते तो वो बेसिकली ओमान के ऊपर एज अ कंट्री अटैक हो जाता, और ओमान के जो सुल्तान थे वो बहुत स्ट्रांग थे, तो पाकिस्तान एक मुसीबत में पड़ जाता। इसीलिए उन्होंने ग्वादर सिटी पर अटैक नहीं किया, मकरान कोस्ट पर ही अटैक उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऑफर दिया कि आप ये ग्वादर की सिटी हमें बेच दो। पाकिस्तान ने ये ऑफर सुल्तान को किया ओमान के, लेकिन ओमान के सुल्तान के जो रिलेशंस थे वो उनके साथ अच्छे नहीं थे, और इसीलिए क्लेम ये किया जाता है कि ओमान के सुल्तान के जो रिलेशंस थे वो ब्रिटिश इंडिया के साथ जितने अच्छे थे उतने ही अच्छे इंडियन गवर्नमेंट के साथ हुए। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जब हमारे बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनसे बहुत अच्छे रिलेशंस थे ओमान के सुल्तान के। और ओमान के सुल्तान ने 1956 में ये ऑफ़र किया था कि आप ये जो है पहली चीज़ की, आप जो ग्वादर सिटी है इसको हमसे खरीद लीजिए, लेकिन पंडित नेहरू ने उसको खरीदने से मना कर दिया था और ये ऑफ़र को डिक्लाइन कर दिया था। और ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था, जियोपॉलिटिकल डिज़ास्टर था पंडित नेहरू के एंड से। नाउ ये जो क्लेम है कि पंडित नेहरू ने इस ऑफ़र को डिक्लाइन कर दिया, अब आते हैं उसके रियल साइड पर और उस पर देखते हैं कि कितने फैक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं जिनके बेसिस पर हम ये श्योरली कह सकें कि हाँ ये ऑफ़र ऐसा कुछ किया भी गया था कि नहीं। अब देखो, सबसे पहली चीज़, आप गवर्नमेंट की आर्काइव्स को जाकर के चेक करोगे या ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की आर्काइव्स को जाकर के चेक करोगे तो वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का ऐसा कोई रिटन ऑफर का प्रूफ नहीं मिलता है। और कहा यह जा रहा है कि जो ऑफर किया गया था ये ओरली किया गया था। अब ओरल ऑफर का कोई भी बाइंडिंग प्रूफ हो या उस पर किसी भी तरीके की टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। तो अगर रिटन ऑफर नहीं था तो दैट मीन्स सबसे पहले तो आप इस पूरे क्लेम को ही नकार सकते हो कि 1956 में ऐसा कोई क्लेम किया भी गया था कि नहीं। और देखो, किसी को क्रिटिसाइज़ करना बहुत इजी होता है। पंडित नेहरू जिस सर्कमस्टेंसेस में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए हम सब करते हैं, बहुत लोग कर देते हैं क्रिटिसाइज़ बहुत ईजिली। तो किसी को क्रिटिसाइज़ करना बहुत ईजी होता है, लेकिन जब आप सच में फैक्ट चेक करने जाओगे, जब आप सच में कोई प्रूफ ढूंढोगे तो वो प्रूफ ही आपको नहीं मिल रहे होंगे। तो 1956 में ऐसा कोई ऑफ़र किया गया है, पहली चीज़ उस पर ही डाउट है कि ऐसा कोई ऑफ़र बनाया भी गया था, क्योंकि उसके कोई रिटन प्रूफ नहीं है। लेट्स से अब दूसरी चीज़ पर आते हैं कि सपोज कि मानो कि ये ऑफ़र किया भी गया था पंडित नेहरू को, बट अगर आप इंडिया की सिचुएशन देखोगे उस टाइम पर, तो ग्वादर सिटी का, जैसे कि अगर आप लोकेशन देखोगे ग्वादर पोर्ट का, यहाँ पर लाई करता है ग्वादर का पोर्ट और ये पूरा बलूचिस्तान का प्रोविंस है।
अब यहाँ पर इंडिया के पास किसी भी तरीके का कोई लैंड एक्सेस नहीं है ग्वादर के पोर्ट तक। तो अगर इंडिया को ऑफर किया भी गया था और इंडिया इस पूरी सिटी को ले भी लेता, तो यहाँ पर इस पूरी सिटी को उस टाइम पर सिक्योर करना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि लैंड एक्सेस नहीं था, हमारी मूवमेंट काफ़ी स्लो हो जाती। दूसरी चीज़, अगर आप इंडिया की सिचुएशन उस टाइम पर देखोगे तो इंडिया उस टाइम पर बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से जूझ रहा था। एक तो पूरा कश्मीर का इशू वो इतना बड़ा हो चुका था, पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया था और तमाम अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी थी। दूसरा चाइना का इशू एक तरफ में, वो चाइना का इशू अलग लेवल पर जा चुका था उस टाइम पर, चाइना अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा था हमारे बॉर्डर पर। तीसरा, नागा इंसर्जेंसी चल रही थी, एकदम नागा इंसर्जेंसी के आप शुरुआती के दिन देखोगे 1957 में फॉर्म हुई थी पार्टी, उससे पहले 1956 में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए थे नागास को लेकर के, नागालैंड को लेकर के, और नागा इंसर्जेंसी अपने पीक पर आ चुकी थी उस समय पर, हम उससे जूझ रहे थे। उसके बाद आप देखोगे कि हैदराबाद में सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो चुका था। तो इंटरनली हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास हमारी जो इकॉनमी थी और हमारी जो पूरी फोर्सेस थी वो इस चीज़ की गवाही नहीं दे रही थी कि हम ग्वादर की सिटी जा करके ख़रीदें और उसको सिक्योर कर पाएँ। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी और इन सारी समस्याओं के बीच में पंडित नेहरू ने अगर उस ऑफर को डिक्लाइन भी कर दिया तो वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही था, पहली चीज़। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर आप इंडिया के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे सिर्फ, तो हमारे लिए उतना अमाउंट पे करना ओमान के सुल्तान को वो भी फिजिबल उस समय पर नहीं था, क्योंकि लिमिटेड फंड्स थे हमारे पास। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। देखो, इलेक्शंस का टाइम है, ऐसे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हमारे सामने आएंगी, प्लांट की जाएंगी, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितने वेल रेड हो, आप कितना फैक्ट चेक करके डिसीजंस पर आते हो। क्योंकि किसी भी चीज़ के कंक्लूजन पर जाने से पहले एक बेसिक चीज़ होती है कि आप एटलीस्ट उसका फैक्ट चेक कर लें और तभी किसी चीज़ के कंक्लूजन पर जाएं। तो ऑलरेडी ये जो क्लेम किया जा रहा है 1956 वाला, इसके ऊपर बिलीव करना मुश्किल है, बिकॉज कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है। और दूसरी चीज़ कि अगर डिसीजन लिया भी था तो वो कैसे सही हो सकता है, उस समय की सिचुएशन को अगर आप देखोगे तो आपको शायद महसूस हो जाए कि हाँ, ये ठीक बात हो सकती है कि अगर डिक्लाइन भी कर दिया था तो भी ठीक किया था, बिकॉज ऐसी सिचुएशंस थी इंडिया के अंदर में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।